तो आज हम सोशल साइंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज यानी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन को समझेंगे। 1 मिनट के लिए जरा सोच कर देखिए, इंडिया में 6 लाख से भी ज्यादा गांव हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है ना? तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतने सारे गांव का कामकाज इनका गवर्नेंस आखिर चलता कैसे है। चलिए इस एक्सप्लेनर में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस सवाल को ठीक से समझने के लिए पहले हमें इंडिया के स्केल को समझना होगा। भारत एक विशाल, बहुत ही विशाल और विविधता से भरा देश है। यहाँ इतने अलग अलग कल्चर हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतने तरह के लोग हैं कि सबको एक साथ लेकर चलना, सबके लिए शासन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज का अंदाजा आप इस नंबर से लगा सकते हैं। इंडिया की आबादी 1.4 बिलियन से भी ज्यादा। आप इमेजिन कर सकते हैं, इतने सारे लोगों की जरूरतों का ख्याल रखना, उन तक सुविधाएं पहुंचाना, यही चीज हमारे गवर्नेंस सिस्टम को इतना कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो ठीक है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, पर सवाल यह है कि इस बड़ी आबादी का ज्यादातर हिस्सा रहता कहाँ है? शहरों में? नहीं। इंडिया में लगभग 6 लाख गांव हैं और हमारे आज के सफर का, इस एक्सप्लेनर का जो सेंटर पॉइंट है वो यही गांव हैं। और ये चार्ट तो इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। इंडिया की कुल आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा यानी करीब 65% लोग इन्हीं गांव में रहते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि रूरल गवर्नेंस यानी ग्रामीण शासन हमारे देश के लिए इतना जरूरी, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ओके, तो ये बड़े बड़े नंबर्स और कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए आइए एक छोटा सा सफर करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम चलते हैं एक गांव, मान लीजिए इसका नाम है लक्ष्मणपुर, और देखते हैं कि वहां जमीन पर चीजें आखिर काम कैसे करती हैं। तो ये है लक्ष्मणपुर। इमेजिन कीजिए कि हिमालयस के फुटहिल्स में बसा एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव है। यहाँ लगभग 200 घर हैं और करीब 700 लोगों की आबादी है। एकदम सिंपल, राइट? यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है? ज्यादातर लोग किसान हैं, अपनी जमीन पर खेती करते हैं। कुछ लोग गाय या बकरी भी पालते हैं। कई परिवारों से लोग आर्म्ड फोर्सेज में देश की सेवा कर रहे हैं। और हाँ, जैसा हर जगह हो रहा है, नई जनरेशन के कुछ लोग नौकरी के लिए शहरों की तरफ भी जा रहे हैं। एक टिपिकल इंडियन विलेज की तस्वीर। आप देखिए, जब भी लोग एक साथ रहते हैं एक कम्युनिटी बनाकर, तो उनकी कुछ कॉमन जरूरतें भी होती हैं और कुछ समस्याएं भी। और लक्ष्मणपुर इस मामले में बिल्कुल अलग नहीं है। तो आखिर इनकी जरूरतें हैं क्या? छोटी छोटी पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे खेती के लिए पानी का ठीक से इंतजाम करना, भारी बारिश के बाद जो मेन रोड टूट फूट जाती है उसको ठीक करवाना, या फिर गांव के बच्चों के लिए जो प्राइमरी स्कूल है उसकी देखभाल करना। ये सब ऐसी समस्याएं हैं जिनका असर हर गांव वाले पे पड़ता है। तो सबसे बड़ा सवाल, इन सब जरूरतों पर डिसीजन लेगा कौन? फैसले आखिर होंगे कैसे? यहाँ पिक्चर में आती है ग्राम सभा। समझिए कि ग्राम सभा गांव की सबसे पावरफुल बॉडी है। इसमें कौन होता है? गांव के सभी अडल्ट मेंबर्स, यानी हर वो इंसान जो 18 साल से ऊपर का है और जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, वो इसका मेंबर है। यही लोग मिलकर गांव के लिए फैसले लेते हैं और आगे काम करने वाली कमेटी को चुनते भी हैं और उन पर नजर भी रखते हैं। ठीक है, फैसले तो ले लिए, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारेगा कौन? काम कौन करेगा? और उस काम के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए होती है ग्राम पंचायत। ये एक चुनी हुई बॉडी है, एक इलेक्टेड बॉडी, जिसे ग्राम सभा के मेंबर्स ही चुनते हैं। इसके हेड को सरपंच या प्रधान कहते हैं। ग्राम पंचायत का काम ग्राम सभा के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना है। और फंड्स वो आते हैं घरों और मार्केट पर लगने वाले लोकल टैक्सेस से, सरकारी स्कीम्स से मिले ग्रांट्स से, और कभी कभी कम्युनिटी डोनेशन से भी। तो ग्राम पंचायत सिर्फ सड़क और पानी जैसी कम्युनिटी नीड्स पर ही काम नहीं करती। नहीं, ये लोगों के आपसी झगड़ों को सुलझाने में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे वो जमीन की बाउंड्री का विवाद हो या कोई छोटी मोटी चोरी की घटना, लोग पुलिस या बड़े कोर्ट जाने से पहले अक्सर पंचायत के पास ही जाते हैं। ये एक तरह से गांव की अपनी अदालत जैसी होती है, जो जल्दी और सस्ता न्याय देने की कोशिश करती है। हमारा अगला टॉपिक है पंचायती राज। पता है, ये सिर्फ एक टर्म नहीं है, बल्कि इंडिया के गांव की उसकी आत्मा है। ये वो सिस्टम है जो पावर को दिल्ली और स्टेट कैपिटल से निकालकर सीधे आपके गांव में, आपके हाथों में दे देता है। तो चलिए इस अनोखे सिस्टम को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अच्छा, एक पल के लिए सोचिए, आपके गांव की सड़क जब बनती है तो उसे कौन बनवाता है? या जो बच्चों के स्कूल हैं वो ठीक से चलें, ये कौन देखता है? और सबसे जरूरी, आपके घर तक साफ पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? तो इन सभी सवालों का आखिर जवाब क्या है? इन सब का एक ही जवाब है, पंचायत।
ये नाम संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, पंच यानी पांच और आयत यानी सभा। सोच के देखिए, पुराने जमाने में 5 बुजुर्गों की एक सभा गांव के सारे फैसले लेती थी, और आज ये गांव के लोगों द्वारा चुनी हुई उनकी अपनी खुद की सरकार है। एक ऐसी जगह जहां लोग अपने मुद्दे डिस्कस करते हैं और उनके सॉल्यूशंस भी खुद ही निकालते हैं। और पता है, यही इस सिस्टम का सबसे बड़ा जादू है, गवर्नेंस यानी शासन। अब कोई दूर दराज की चीज नहीं रह जाती, पंचायतें उसे आम आदमी के दरवाजे तक ले आती है। और इसका सीधा सा मतलब है कि गांव के विकास से जुड़ा हर एक फैसला अब आपकी भागीदारी से लिया जाएगा। तो ये इतना पावरफुल सिस्टम ये काम कैसे करता है? ये कोई एक अकेली बॉडी नहीं है, बिल्कुल नहीं। पंचायती राज को एक बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर दिया गया है जो 3 अलग अलग लेवल्स पर यानी 3 टियर्स में काम करता है। इसका स्ट्रक्चर ना आप एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं। इसकी नींव, इसका फाउंडेशन विलेज लेवल पर है, ग्राम पंचायत। यह है आपके सबसे करीब की लोकल गवर्नमेंट। इसके ठीक ऊपर जब कई गांव मिल जाते हैं तो बनता है ब्लॉक लेवल, जहां पंचायत समिति काम करती है। और इस स्ट्रक्चर के सबसे टॉप पर पूरे जिला यानी डिस्ट्रिक्ट के लिए है जिला परिषद। तो अब साफ है, राइट? ग्राम पंचायत गांव की जरूरतों को देखती है, फिर आती है पंचायत समिति जो पूरे ब्लॉक के डेवलपमेंट की प्लानिंग करती है, और आखिर में जिला परिषद जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए पॉलिसीज बनाती है। ये तीनों लेवल्स एक दूसरे से जुड़कर काम करते हैं ताकि विकास गांव से शुरू होकर जिला तक पहुंचे। चलिए, स्ट्रक्चर तो हमें समझ आ गया, ठीक है, लेकिन आखिर इन पंचायतों के काम क्या होते हैं? व्हाट डू दे एक्चुअली डू ऑन द ग्राउंड? देखिए, इनकी जिम्मेदारियों की लिस्ट काफी लंबी है। गांव में खेतीबाड़ी और पानी के स्रोत को बेहतर बनाना, घरों और सड़कों का निर्माण और उनका रखरखाव करना, स्कूल और हेल्थ सेंटर्स को ठीक से चलाना, और सरकार की जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं जैसे पेंशन या राशन, उन्हें सही लोगों तक पहुंचाना। यहां तक कि गांव के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इन्हीं की देखरेख में होते हैं। और जब ये तीनों टियर्स मिलकर काम करते हैं ना, तो विकास का एक बॉटम अप अप्रोच तैयार होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि विकास के फैसले ऊपर से नीचे थोपे नहीं जाते, बिल्कुल नहीं, बल्कि गांव की जरूरतें ग्राम पंचायत से ऊपर जाती हैं और उन्हीं के आधार पर ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लानिंग होती है। तो विकास की गंगा नीचे से ऊपर की तरफ बहती है। इस सिस्टम के इतिहास में साल 1992 एक मील का पत्थर है, एक लैंडमार्क ईयर। इसी साल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। ये एक बहुत ही बड़ा कदम था। इसने न सिर्फ पंचायत को औपचारिक मान्यता दी, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि हर 5 साल में इनके इलेक्शन जरूर होंगे। और इसके परिणाम कितने शानदार हैं, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। आज पूरे देश की पंचायतों में 3 मिलियन यानी 30 लाख से ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। कैन यू बिलीव दैट? और सबसे गर्व की बात यह है कि इनमें से 1/3 से ज्यादा महिलाएं हैं। यह जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण का शायद दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इस पूरे विशाल सिस्टम का आखिरी मकसद क्या है? व्हाट्स द मेन गोल? इसका सबसे बड़ा लक्ष्य बस ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े हर एक व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के पूरी ईमानदारी से पहुंचे। और इसके साथ हम घूमकर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, कि पंचायती राज आखिरकार स्वराज यानी सेल्फ गवर्नमेंट का ही एक रूप है। ये महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का सपना है, जिसका मतलब है अपने गांव का शासन अपने लोगों के हाथों में। और नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम पंचायत। यह है आपके गांव की अपनी सरकार, वो सिस्टम जो आपसे, आपकी जमीन से और आपकी रोज की जिंदगी से सबसे सीधा जुड़ा हुआ है। चलिए इसको आसानी से समझते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक सिंपल से सवाल से। आपके गांव को आखिर चलाता कौन है? जो सड़कें हैं, जो पानी की सुविधा है, जो स्कूल्स हैं, इन सब चीजों की डिसीजंस लेता कौन है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? इस सवाल का जवाब है ग्राम पंचायत। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का वो सिस्टम है जो लोगों से यानी आपसे सबसे करीब है। ये ऐसी सरकार है जो आपके बीच से ही बनती है और आपके लिए ही काम करती है। और इस पूरे सिस्टम की नींव, इसका फाउंडेशन बहुत ही स्पेशल है। इस पूरे सिस्टम की जो बुनियाद है ना, वो है ग्राम सभा। सारी पावर, सारी शुरुआत इसी ग्राम सभा से होती है। लेकिन ये ग्राम सभा है क्या? कोई कमेटी या कोई ग्रुप ऑफ लीडर्स? नहीं, ग्राम सभा कोई छोटी मोटी कमेटी नहीं है। ग्राम सभा का मतलब है गांव के सभी अडल्ट वोटर्स। हाँ, हर वो इंसान जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो इसका मेंबर है। यहां सभी लोग, चाहे वो महिला हो या पुरुष, मिलकर अपने गांव की समस्याओं पर डिस्कस करते हैं और इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं।
यह है डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन एक्शन, जहां जनता ही असली बॉस है। तो अब देखते हैं कि ये ग्राम पंचायत बनती कैसे है। प्रोसेस बहुत ही क्लियर और सिंपल है। पहले ग्राम सभा यानी गांव के सभी वोटर्स अपने बीच से ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। इन्हें पंच कहते हैं और इन्हीं चुने हुए पंचों से मिलकर बनती है ग्राम पंचायत, जो अगले 5 साल तक गांव के डेवलपमेंट का काम देखती है। अब देखिए, हर काउंसिल का, हर टीम का एक लीडर होता है, राइट? ग्राम पंचायत के इस इलेक्टेड काउंसिल का जो हेड होता है उसे हम कहते हैं सरपंच, या कई जगहों पर प्रधान भी कहा जाता है। सरपंच ग्राम पंचायत का इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है। मीटिंग्स को लीड करना और ग्राम सभा के डिसीजंस को जमीन पर उतारना, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। और एक बहुत ही अच्छी चीज जो हम देख रहे हैं वो ये है कि आजकल बहुत सारी महिलाएं सरपंच बनकर आ रही हैं और अपने गांव की लीडरशिप को एक नई दिशा दे रही हैं। ये एक फैंटास्टिक ट्रेंड है। तो ये तो हो गए इलेक्टेड मेंबर्स जो डिसीजन लेते हैं, लेकिन उन डिसीजंस को लागू करने के लिए रोज का पेपर वर्क, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं जो ग्राम पंचायत की मदद करते हैं। यहां 2 बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। एक तरफ हैं पंचायत सेक्रेटरी, जिनको सरकार अपॉइंट करती है। इनका काम मीटिंग्स बुलाना, उनका रिकॉर्ड रखना और पंचायत और सरकार के बीच एक लिंक का काम करना है। दूसरी तरफ हैं पटवारी। इनका काम है गांव की जमीन का पूरा हिसाब किताब रखना। वो जमीन नापते हैं और उसके नक्शे यानी मैप्स मेंटेन करते हैं। लैंड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में इनका रोल बहुत ही जरूरी है। और पटवारी के काम से जुड़ी एक बहुत ही फैसिनेटिंग डिटेल ये है, सोर्स कहता है इन सम केसेस द पटवारी कीप्स मैप्स दैट आर जनरेशंस ओल्ड। सोच कर देखिए, आपके परदादा के समय के नक्शे आज भी पटवारी के पास मौजूद हो सकते हैं। इनक्रेडिबल, राइट? ये सुनकर आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि भाई, इतने पुराने नक्शे आज के जमाने में ग्राम पंचायत के किस काम आ सकते हैं? इनकी प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है? सबसे पहले ये नक्शे एक टाइम मशीन की तरह हैं। ये पंचायत को बताते हैं कि कोई जगह, जैसे एक खेत या एक तालाब, अतीत में यानी पास्ट में कैसा दिखता था। इससे जमीन के असली मालिक का पता लगाने में बहुत मदद मिलती है। इन नक्शों में सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि पुरानी बाउंड्रीज, नदियों के पुराने रास्ते और वो सड़कें भी होती हैं जो अब शायद हैं ही नहीं। ये सारी डिटेल्स जमीन के विवाद यानी लैंड डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए सॉलिड एविडेंस का काम करती हैं। जब पंचायत को यह समझना हो कि गांव वक्त के साथ कैसे बदला है, कहां नए घर बन गए, कहां खेती की जमीन कम हो गई, तो ये नक्शे उन्हें एकदम क्लियर पिक्चर देते हैं। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके ही फ्यूचर डेवलपमेंट ठीक से प्लान किया जा सकता है। और यहां आता है सबसे पावरफुल यूज। जब पटवारी एक पुराने नक्शे को आज के नए नक्शे से कंपेयर करते हैं तो जमीन के इस्तेमाल में आए बदलाव यानी चेंजेस इन लैंड यूज साफ दिख जाते हैं। इससे पंचायत ये चेक कर सकती है कि गांव में सब कुछ नियम के अनुसार हो रहा है या नहीं। तो ये साफ है कि ये पुराने नक्शे सिर्फ हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। ये ग्राम पंचायत के लिए एक जरूरी टूल हैं जो गांव के प्रेजेंट को मैनेज करने और फ्यूचर को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये पास्ट और प्रेजेंट के बीच एक मजबूत ब्रिज का काम करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों की आवाज की ताकत। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम ये जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे बच्चे अपने गांव में इतने बड़े बड़े बदलाव ला रहे हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, जब गांव में कोई बड़ा फैसला होता है, आमतौर पर ग्राम पंचायत में, तो वहां सब बड़ों की राय ली जाती है ना, उनकी बात सुनी जाती है। लेकिन इन सब के बीच बच्चों का क्या? उनकी आवाज, उनके आइडियाज, उनकी जरूरतें, उनके बारे में कौन सोचता है? ज्यादातर तो उनकी आवाज कहीं दबकर रह जाती। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही जरूरी इनिशिएटिव शुरू किया गया जिसे कहते हैं चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो बच्चों को एक खास प्लेटफॉर्म देता है, जैसे कि बाल सभास। यहाँ पर वो बेझिझक अपने आइडियाज, अपनी परेशानियां, अपनी ओपिनियंस सब कुछ शेयर कर सकते हैं, खासकर उन चीजों पर जो उनकी जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सच में हो रहा है। जब बच्चे बोलना शुरू करते हैं तो पूरे का पूरा गांव उन्हें सुनता है। आइए मैं आपको पूरे इंडिया से कुछ अमेजिंग एग्जाम्पल्स दिखाता हूं। अब जरा देखिए कि इसका असर जमीन पर कैसा दिखता है। 2 बिल्कुल अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। महाराष्ट्र में वहां के बाल पंचायत्स ने चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिज जैसी बुराइयों के खिलाफ जंग छेड़ दी। बच्चों ने खुद जा जाकर पेरेंट्स को कन्विंस किया, उन्हें समझाया कि काम पर नहीं स्कूल जाना कितना जरूरी है। और फिर सिक्किम में देखिए, वहां बच्चों ने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का बेड़ा उठाया। स्कूल की 4 दीवारी बनवाई ताकि सब सेफ रहें और हाइजीनिक मिड डे मील्स के लिए साफ सुथरे किचन बनवाए।
मतलब जहां जैसी जरूरत वहां वैसा सल्यूशन, और सल्यूशन लाने वाले कौन? बच्चे। कितनी कमाल की बात है। लेकिन अब हम चलते हैं राजस्थान, जहां बच्चों ने इस पार्टिसिपेशन को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। ये एक बहुत ही पावरफुल केस स्टडी है। राजस्थान में शुरू हुआ चिल्ड्रंस पार्लियामेंट। ये इनिशिएटिव बंकर रॉय के मशहूर बेयरफुट कॉलेज से जुड़ा हुआ था। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, गांव के अंडर प्रिविलेज बच्चों को एजुकेशन के जरिए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल करके एम्पावर करना। और सुनिए, ये कोई स्कूल का छोटा मोटा इलेक्शन नहीं था, ये पूरा प्रोसेस एकदम असली था। सोच के देखिए, स्टेप 1, बच्चों को बाकायदा ऑफिशियल वोटर आईडीज मिले। स्टेप 2, फिर उन्होंने बिल्कुल रियल लीडर्स की तरह कैंपेन किया, अपने मैनिफेस्टोज जारी किए। स्टेप 3, फॉर्मल इलेक्शंस हुए, प्रॉपर वोटिंग हुई, और फाइनली जो जीते उन्होंने मिलकर एक पूरी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स बनाई। इसे कहते हैं डेमोक्रेसी को जीना, उसको सीखना फर्स्ट हैंड। और ये कैबिनेट सिर्फ नाम के लिए नहीं थी, इसने रियल काम किया। स्कूल का मैनेजमेंट कैसे चल रहा है उस पर नजर रखी, पूरी कम्युनिटी की क्या जरूरतें हैं उनके लिए आवाज उठाई। इसके अलावा सबको एजुकेशन मिले, गांव में साफ सफाई हो और समाज में बराबरी आए, इन सब इम्पोर्टेंट इश्यूज पर इन बच्चों ने काम किया। और इन बच्चों का काम इतना असरदार था, इतना अनोखा था कि साल 2001 में इस इनिशिएटिव को ग्लोबल लेवल पर पहचान मिली। जी हाँ, उस साल इस चिल्ड्रंस पार्लियामेंट ने जीता वर्ल्ड्स चिल्ड्रंस ऑनररी अवार्ड। ये एक बहुत ही बड़ा सम्मान है। ये इस बात का सबूत है कि जब बच्चे कुछ करने की ठान लेते हैं तो उनकी आवाज पूरी दुनिया सुनती है और सराहती है। तो आखिर में इस सबका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ? इससे बच्चों में लीडरशिप स्किल्स पैदा हुई, उनमें सोशल अवेयरनेस आई, उन्होंने समाज के पुराने गलत रिवाजों को चैलेंज किया, अपनी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम किया, और सबसे जरूरी बात, उन्हें यह एहसास हुआ कि उनमें, उनकी आवाज में बदलाव लाने की ताकत है। यही बच्चे तो कल के लीडर्स बनेंगे। हमारा अगला टॉपिक है पंचायती राज का वो सिस्टम जो हर गांव की आवाज को जिला तक पहुंचाता है। चलिए इसके 3 लेवल्स को समझते हैं। तो देखिए, हमारे देश में रूरल गवर्नेंस का ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये एक 3 टियर्ड स्ट्रक्चर पर बना है, एक पिरामिड की तरह। सबसे नीचे इसकी नींव में है ग्राम पंचायत, जो गांव के लेवल पर काम करती है। इसके ऊपर बीच में आती है पंचायत समिति, जो एक ब्लॉक यानी कई गांव के क्लस्टर को कवर करती है। और इस पिरामिड में सबसे ऊपर जो सबकी निगरानी करती है वो है जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो चलिए सबसे पहले इस मिडिल टियर पर यानी पंचायत समिति पर थोड़ा फोकस करते हैं। इसको आप इस पूरे सिस्टम का एक बहुत जरूरी पुल, एक ब्रिज समझ लीजिए। ये वो इंस्टीट्यूशन है जो ब्लॉक लेवल पर गांव की जरूरतों को पूरे डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से जोड़ती है। अच्छा, तो इस पंचायत समिति में होता कौन कौन है? इसमें कई तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। कुछ मेंबर्स को तो वहां के लोग सीधे चुनते हैं। फिर उस एरिया के सभी गांव के सरपंच भी इसके मेंबर होते हैं, और अक्सर वहां के लोकल एमएलएज यानी मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी इसका हिस्सा होते हैं। हाँ, ये जरूर याद रखिएगा कि इसकी जो एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग स्टेट्स में थोड़ी अलग हो सकती। तो अब सवाल ये है कि इस ब्रिज का, इस पुल का मेन काम क्या है? देखिए, पंचायत समिति का सबसे बड़ा काम है कोऑर्डिनेशन, मतलब अपने ब्लॉक में आने वाले जितनी भी ग्राम पंचायत से उन सब के प्लान्स और जरूरतों को इकट्ठा करके उन्हें जोड़ना। अब आगे बढ़ते हैं और पिरामिड के आखिरी और सबसे ऊपरी हिस्से पर चलते हैं, जिला परिषद। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है जो अपने नीचे की सारी पंचायत समितियों के काम को देखती है। अगर पंचायत समिति एक ब्रिज है तो जिला परिषद एक फनल की तरह काम करती है, जो सब कुछ इकट्ठा करके पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक फाइनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करती है। तो चलिए अब ये पूरा प्रोसेस देखते हैं कि कैसे किसी गांव की एक छोटी सी जरूरत एक ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट प्लान का हिस्सा बन जाती है। सबसे पहले गांव की ग्राम पंचायत अपने गांव के लिए एक डेवलपमेंट प्लान बनाती है। फिर ब्रिज यानी पंचायत समिति अपने ब्लॉक के हर गांव से ये प्लान्स कलेक्ट करती है, और आखिर में फनल यानी जिला परिषद सभी ब्लॉक प्लान्स को मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाती है, जिसे फिर फंड एलोकेट करने के लिए आगे पेश किया जाता है। इस पूरे ऑर्गेनाइज प्रोसेस का फायदा क्या है? इससे सरकार के लिए रूरल एरियाज में जरूरी प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स के लिए फंड अप्रूव करना और सिस्टमैटिकली देना बहुत आसान हो जाता है। डेवलपमेंट फंडिंग के लिए एक साफ सुथरा स्ट्रक्चर्ड रास्ता बन जाता है। इसका एक बहुत ही शानदार रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये गांव में सड़कें बनाने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।
इसी प्लानिंग प्रोसेस की वजह से जो गांव पहले कच्ची टूटी फूटी सड़कों की वजह से दुनिया से कट जाते थे, खासकर बारिश में, आज वहां ऑल वेदर रोड्स हैं। इससे साल भर कनेक्टिविटी बनी रहती है और लोगों की जिंदगी में सच में फर्क पड़ता है। लेकिन एक मिनट, क्या डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ सड़कें और बिल्डिंग्स बनाना है? असली सवाल तो ये है कि ये सिस्टम ये कैसे इंश्योर करता है कि हर किसी की, समाज के हर तबके की आवाज सुनी जाए। इसी सवाल का जवाब देने के लिए पंचायती राज सिस्टम के फ्रेमवर्क में ही कुछ खास नियम, कुछ स्पेशल प्रोविजंस डाले गए हैं। इनका मकसद यही है कि जो लोग पिछड़े हुए हैं या जिनकी आवाज दब जाती है, वो भी अपनी जरूरतें और परेशानियां आसानी से बता सकें। लेकिन चलिए एक पल रुककर सोचते हैं, आखिर इन डिसएडवांटेज ग्रुप्स की जरूरतों पर इतना खास ध्यान देना इतना जरूरी क्यों है? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे कई बहुत इंपॉर्टेंट कारण हैं। अक्सर इन कम्युनिटीज तक खाना, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी बेसिक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। उन्हें आगे बढ़ने के लिए बराबर के मौके नहीं मिल पाते और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनके अधिकारों की रक्षा करें और सबको बराबरी दें। जब हम इन लोगों की मदद करते हैं तो इससे पूरे समाज से गरीबी और असमानता कम होती है और एक ऐसा समाज जहां सबको बराबर का हक मिले वो ज्यादा मजबूत और एकजुट होता है। इस दिशा में उठाया गया सबसे बड़ा और एक ऐतिहासिक कदम है महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण यानी रिजर्वेशन। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पंचायती राज के तीनों लेवल्स पर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तीनों में कम से कम 1/3 यानी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। सोच के देखिए ये इंक्लूसिव गवर्नेंस की तरफ कितना पावरफुल स्टेप है। क्योंकि जब आप किसी को डिसीजन मेकिंग टेबल पर एक सीट देते हैं तो आप ये पक्का करते हैं कि उनके पूरे कम्युनिटी की जरूरतें, साफ पानी से लेकर लोकल स्कूल्स की क्वालिटी तक, सब सुनी भी जाएंगी और उन पर काम भी होगा। तो इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि पंचायती राज सिस्टम सिर्फ डेवलपमेंट के लिए नहीं बनाया गया है, ये बनाया गया है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए। एक ऐसी तरक्की जिसमें हर कोई हिस्सा ले और जिसका फायदा भी हर किसी को मिले। तो ये जो पंचायती राज है, इसका मेन आइडिया, इसका कोर मिशन बिल्कुल सिंपल है। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया ताकि गांव के लोग, आप और हम जैसे लोग, सिर्फ सरकार के फैसलों के रिसीवर न बने, बल्कि वो अपने मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के ड्राइवर बने। मतलब पावर को डिसेंट्रलाइज करना, ताकि लोग अपनी प्रगति के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए खुद जिम्मेदार बन सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये बॉटम अप एडमिनिस्ट्रेशन की सोच, जहाँ पावर नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, क्या ये सच में एक मॉडर्न इन्वेंशन है, या फिर हमारे पुरखों ने इसका ब्लूप्रिंट सदियों पहले ही तैयार कर लिया था? और इस सवाल का जवाब वो हमें मिलता है इससे कमाल के ग्रंथ में, दी अर्थशास्त्र। ये स्टेटक्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी और मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर लिखा गया एक एंशिएंट मास्टर क्लास है। और इसके लेखक द वन एंड ओनली द ब्रिलियंट कौटिल्य, जिन्हें हम सब चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक पूरे साम्राज्य को चलाने का एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट था। और ये ब्लूप्रिंट कब लिखा गया, जरा स्क्रीन पर देखिए। 2300 साल पहले। जस्ट थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकेंड। जब दुनिया के कई हिस्सों में सिविलाइजेशन बस शुरू ही हो रही थी, तब इंडिया में एक ऐसी डिटेल्ड गाइड लिखी जा चुकी थी जो बताती थी कि एक देश को आखिर चलाना कैसे है। अनबिलीवेबल, राइट? और देखिए, अर्थशास्त्र कोई फिलोसॉफिकल किताब नहीं थी जिसमें बस बड़ी बड़ी बातें लिखी हों। नो, इट वॉज अ प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड। इसमें साफ साफ लिखा था कि एक स्टेट को कैसे स्ट्रक्चर्ड करना है, उसकी इकोनॉमी को प्रॉस्परस यानी समृद्ध कैसे बनाना है, और एक रूलर की, एक राजा की ड्यूटीज क्या है। बेसिकली हर प्रॉब्लम का एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन। और इसी प्रैक्टिकल अप्रोच का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कौटिल्य का एडमिनिस्ट्रेटिव पिरामिड। जरा देखिए उन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे लेयर्स में बांटा था। बिल्कुल नीचे ग्रास रूट्स लेवल पर था संग्रहणा, जो 10 गांवों का एक क्लस्टर था। फिर इन जैसे क्लस्टर्स को मिलाकर बनता था कारवाटिका, जो 100 गांवों को देखता था। इसके ऊपर था द्रोणामुखा 400 गांवों के लिए, और सबसे ऊपर एक लार्ज यूनिट स्थानीय, जो पूरे 800 गांवों के प्रोविंस को मैनेज करता था। एकदम क्लियर, लॉजिकल और परफेक्टली स्केलेबल स्ट्रक्चर। सोर्स भी हमसे यही सवाल पूछता है, और अब मैं आपसे पूछती हूँ, इज इट नॉट अमेजिंग दैट अ सिमिलर स्ट्रक्चर वाज थॉट ऑफ सो लॉन्ग अगो? सच में ये सोचकर ही गूज़बम्स आ जाते हैं कि ऐसी डिटेल प्लानिंग, ऐसी दूर की सोच इतने 1000 साल पहले मौजूद थी। तो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, वो कनेक्शन
जो सदियों के पार जाता है। चलिए कौटिल्य के एंशिएंट स्ट्रक्चर को आज के मॉडर्न सिस्टम के आमने सामने रखकर देखते हैं। देखिए, उनका संग्रहणा जो 10 गांव देखता था वो आज का हमारा सब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक है। उनका कारवाटिका बिल्कुल आज के डिस्ट्रिक्ट जैसा है। द्रोणामुखा को हम आज के डिवीजन या जोन से कंपेयर कर सकते हैं और उनका स्थानीय आज के प्रोविंस या एक बड़े रीजन के बराबर है। स्ट्रक्चर्स बदल गए, नाम बदल गए, लेकिन गवर्नेंस का जो बेसिक ब्लूप्रिंट है वो वही। तो सबसे हमें क्या समझ आता है, मेन टेक अवे क्या है? यही कि पंचायती राज सिस्टम कोई अचानक आया हुआ आइडिया नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस यानी पावर को बांटने का सिद्धांत, यह हमारी इंडियन हिस्ट्री में, हमारी रूट्स में है। लोकल यूनिट्स को एम्पावर करके देश को मजबूत करना, ये विचार हमारे डीएनए में 2300 सालों से भी ज्यादा समय से है। तो आखिर में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम अपने देश की इस एंशिएंट विजडम का, इस प्राचीन ज्ञान का इस्तेमाल करके आने वाले कल के लिए अपने गांव को और भी स्ट्रांग और सेल्फ रिलायंट कैसे बना सकते हैं, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।